बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी स्टूडेंट्स के पीछे पड़ी हुई हैं। कहीं पुलिस वैन स्टूडेंट्स के ऊपर से गुजरती हुई दिखाई दी, तो कहीं हेलीकॉप्टर्स को यूनिवर्सिटी की छतों पर लैंड करते देखा गया। हजारों लाखों स्टूडेंट सड़कों पर प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए। कहीं पर रैलीज निकाली गई, तो कहीं प्रोटेस्ट मार्च। देखते ही देखते स्टूडेंट्स की तहरीक इतनी फैल गई कि उन्होंने मजबूर होकर रोड्स, हाईवेज और रेलवे सिस्टम को भी ब्लॉक कर दिया। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि बांग्लादेश की सरकार ने पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी स्टूडेंट्स के मद्दे मुकाबले ला खड़ा किया। लोकल मीडिया तो वैसे ही कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहा था, ऊपर से इंटरनेट, सोशल मीडिया और सबसे बढ़कर व्हाट्सएप भी ब्लॉक करके अहम एरियाज में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। और कर्फ्यू भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि शूट एट साइट कई मकामात पर स्टूडेंट्स के ऊपर डायरेक्ट गोलियां भी बरसाई गई। 200 से ज्यादा निहत्ते स्टूडेंट्स मारे गए, कई हजार जख्मी और बेशुमार स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया। इस सब के साथ साथ इतने दिनों तक मुल्क शटडाउन रहने की वजह से बांग्लादेश को $2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद सबके ज़हन में एक ही सवाल मंडरा रहा है कि बांग्लादेश में आखिर ये सब क्यों हो रहा है। कैम मैथ कार्नर की वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। इस सब की शुरुआत 5 जून 2024 को हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद से हुई, जब उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को वापस से बहाल कर दिया। शुरुआत में कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट देखे गए, लेकिन इसके बाद ईद की छुट्टियां आनी थी, इसी वजह से मुल्क भर में प्रोटेस्ट पोस्टपोन कर दिए गए। ईद के बाद स्टूडेंट्स ने दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू किए और इस बार ये कुछ ज्यादा सीरियस थे। उन्होंने रोड ब्लॉक किए और कोटा सिस्टम को खत्म करने की डिमांड जाहिर की। वैसे तो प्रोटेस्ट का मकसद कोटा सिस्टम का खात्मा था, लेकिन देखते ही देखते इसमें और भी कई वजूहात शामिल हो गई। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की गवर्नमेंट है और इस पार्टी का एक स्टूडेंट विंग है जिसको शात्रा लीग कहा जाता है। शात्रा लीग के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर कई मकामात पर हमले किए और वो भी पुलिस की सपोर्ट से। इस मामले पर स्टूडेंट्स ने जो पहले सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनमें गुस्सा की एक लहर दौड़ गई। साथ ही साथ कई मकामात पर आर्मी ने यूएन की गाड़ियों को प्रोटेस्टर के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे ये समझा गया कि शायद यूनाइटेड नेशन भी इस सब में मुलविस है। जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन का एक बुरा इंप्रेशन गया और यूएन ने बांग्लादेश से ऐसा करने की वजह तलब की। मालूम पड़ा कि कुछ गाड़ियां यूएन मिशन की रेंट की गई थी, लेकिन इन पर से लोगो नहीं हटाया गया। अब प्रोटेस्टर का गुस्सा कम हुआ ही नहीं था कि 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कुछ मुराद दिए, जिसने मामले को मजीद गंभीर बना दिया। इनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर को अगर जॉब में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के इस बयान ने तो आग ही लगा दी, लेकिन इस बयान की असल वैल्यू आपको तब समझ आएगी जब आपको फ्रीडम फाइटर और रजाकार के बारे में इल्म होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इस वक्त इसको ईस्ट पाकिस्तान, जबकि आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को इंडिया ने डिवाइड किया हुआ था। इन दोनों में फासला भी काफी ज्यादा था और दोनों के बीच रिलीजन को छोड़कर काफी सारे डिफरेंसेस पाए जाते थे, जिसमें लैंग्वेज का फर्क सबसे बड़ा था। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग का काफी ज्यादा होल्ड था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज मौजूद थी। इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल याहिया खान, जो इस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाएं। इन इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग को काफी कामयाबी मिली, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीट्स में से 167 सीट्स को क्लीन स्वीप किया। अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में टोटल सीट्स 300 थी, जिनमें से 167 यानी कि आधी से भी ज्यादा सीट्स ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ले चुकी थी, जिसका मतलब था कि अवामी लीग नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट आसानी से बना सकती थी। पर इस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक चल पड़ी। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान से अलहदा होने का इशारा दे दिया और 23 मार्च को पहला बांग्लादेशी फ्लैग ईस्ट पाकिस्तान के काफी घरों पर लहराया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोकना था। बांग्लादेश की आज़ादी की ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री के कुछ यूनिट्स ने पाकिस्तान से अलग होकर आज़ादी पाने के लिए अपनी अलग फोर्स बना ली, जिसको बांग्लादेशी फोर्सेस मुक्ति बानी या फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में ही मौजूद वो ग्रुप जो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, उनको रजाकार कहा जाता है। इस जंग के आखिरी 2 हफ्तों में बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट भी हासिल हो गई और यूं ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट से अलग होकर बांग्लादेश बन गया।
अब क्योंकि फ्रीडम फाइटर की मदद से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन चुके थे, उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर का अलग से 30% कोटा रख दिया। 1997 में यानी कि लिबरेशन वार के 26 सालों के बाद बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर की रिक्रूटमेंट काफी कम हो गई, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ये कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया। और फिर 2010 में फ्रीडम फाइटर का कोटा उनके पोते पोतियों के लिए भी एलिजिबल कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 10% फ्रीडम फाइटर की नस्ल ये कोटा ले रही थी और बाकी का कोटा ज़ाया हो जाता। अब पूरे मुल्क में जो लोग मेरिट पे मेहनत करके सिविल सर्विसेज की जॉब हासिल करना चाहते थे, उनका कोटा 44% था और वो भी अब कम पड़ने लगा। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को काफ़ी ख़राब लगती थी कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरिट के 44% कोटा में भी नहीं आ सकते, जबकि फ्रीडम फाइटर का खानदान कुछ ना करके भी आसानी से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है। 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुई, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि वो पर्सनली फ्रीडम फाइटर के खानदान के लिए कोटा रखना चाहती हैं, जिस पर स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट किए। उनका कहना था कि यहाँ तो फ्रीडम फाइटर के बाद जाने वाला कोटा को मेरिट वाले कोटा में मर्ज कर दिया जाए या फ्रीडम फाइटर का कोटा कम किया जाए। इस पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एग्जीक्यूटिव 2 ऑर्डर जारी किया और बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में से कोटा सिस्टम ही खत्म कर दिया। अगले कुछ सालों तक खामोशी रही, लेकिन फिर अचानक बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को शेख हसीना का वो एग्जीक्यूटिव 2 ऑर्डर कैंसिल करके कोटा सिस्टम वापस से बहाल कर दिया और यहीं से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब हालात हद से ज्यादा बढ़ गए तो इस सिस्टम में भारी रद्द-ओ-बदल का ऑर्डर जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा पास किया। इस ऑर्डर में 93% कोटा मेरिट के लिए दिया गया, जो कि पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर का कोटा जो पहले 30% था उसको कम करके 5% कर दिया गया। 1% माइनॉरिटीज और 1% माजूर लोगों के लिए फिक्स किया गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट्स ने सिर्फ इस शर्त पर प्रोटेस्ट खत्म करने का फैसला किया कि इनके अरेस्ट किए गए साथियों को छोड़ा जाए और जिन इलाकों में इन स्टूडेंट्स को मारा गया वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिजाइन करें। आपका इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।